हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, एमएस कोचिंग सेंटर में पुनः आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग पुनः अपने प्यारा सा चैनल एमएस कोचिंग सेंटर में उपस्थित हैं। और आज हम लोग कक्षा 12 का किरण प्रकाश की चूंकि चैप्टर चल रहा है, जिसमें पार्ट 1 पहला भाग में हम लोग प्रकाश के गुण और जो है प्रतिबिंब कैसे बनता है, प्रतिबिंब क्या होता है, इसके बारे में जो व्याख्या कर चुके थे। क्योंकि इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग जो पढ़े थे प्रतिबिंब का बनना अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग 3 प्रतिबिंब पढ़ लिए थे। चौथा प्रतिबिंब से पढ़ना है, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम के कारण जो है वीडियो जो है इंड कर दिया गया। 3 प्रतिबिंब हम लोग पढ़ चुके थे। आज देखते हैं चौथा प्रतिबिंब। तो आइए देखते हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। प्रतिबिंब का बनना अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, जिसमें हम लोग 3 प्रतिबिंब पढ़ लिए थे। क्योंकि बताए थे हम अवतल दर्पण में 6 प्रकार के प्रतिबिंब बनता है, जिसमें पहला जब अनंत वस्तु था, दूसरा जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, और तीसरा जब वस्तु वक्रता केंद्र पर था। इस प्रकार अगर देखा जाए तो 3 प्रतिबिंब पढ़ लिए थे। चौथा प्रतिबिंब हम लोग पढ़ेंगे जब वस्तु C तथा F के बीच हो। C तथा F के बीच हो। जब प्रतिबिंब C और F के बीच हो, जब प्रतिबिंब C और F के बीच में हो तो हमें देखना है। तो आइए देखते हैं। मान कर चलिए अवतल हमारा दर्पण है। क्या हो गया? अवतल दर्पण, या इसका मुख्य अक्ष हो गया, ये ध्रुव हो गया, यह फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र C हो गया। हम यहां तक C तक वस्तु को रखकर प्रतिबिंब बना दिया। अब इसके आगे बढ़ाना है, यानी वस्तु रखना है C और F के बीच में। मान लीजिए C और F, इसके बीच में कहीं पर भी हम वस्तु रख दें। C और F के बीच में, C और F के बीच में जब वस्तु रखेंगे तो ये किरण हम भेज दे रहे हैं मुख्य अक्ष के समांतर, और जो किरण मुख्य अक्ष से समांतर जाता है वो फोकस से लौटता है, तो ये फोकस से हम लौटा देंगे। दूसरा किरण हम फोकस से भेज दे रहे हैं। दूसरा किरण फोकस से, या जो किरण फोकस से जाता है, किरण आरेख में बताया गया है, वो मुख्य अक्ष से समांतर लौटती है। एक मुख्य अक्ष से समांतर लौटा दिए, यानी ये आपका प्रतिबिंब यहाँ पर बना हुआ। मानकर चलिए वस्तु हमारा A है, ए बी वस्तु है, और A डैश B डैश प्रतिबिंब है। तो अगर ध्यान से देखेंगे इस प्रतिबिंब को, तो वस्तु है हमारा, ये प्रतिबिंब है, वस्तु से बड़ा बना है और उल्टा बना है। और चूंकि ये दोनों किरणें स्पष्ट रूप से यहाँ पर जो है काट रही है, अतः वास्तविक प्रतिबिंब बना है। तो प्रतिबिंब की बात करें तो यह जो प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब जो बनेगा वास्तविक बनेगा। और क्या? और जो उल्टा बनेगा, वास्तविक उल्टा और छोटा बनेगा, छोटा नहीं बड़ा, वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा। और कहाँ बनेगा? तो C और अनंत के बीच में, C और C से कुछ अधिक दूरी पर बनेगा, या कह सकते हो C तथा अनंत के बीच, C तथा अनंत के बीच कहीं पर भी आपका बन सकता है। तो लिखेंगे जब वस्तु को C और F के बीच में रखते हैं, जब वस्तु को अवतल दर्पण के सामने C और F के बीच में रखते हैं, तो उसका प्रतिबिंब C से कुछ अधिक दूरी पर या C और अनंत के बीच में कहीं पर भी बनेगा, और यह प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और वस्तु से बड़ा बनेगा। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए आगे देखते हैं। अब थोड़ा सा हम जो है वस्तु को और आगे बढ़ाएंगे। C और F के बीच, और इस वस्तु को C पर, F पर रख रहे हैं, वस्तु को F पर रख रहे हैं। देखिएगा, जब वस्तु F पर हो, जब वस्तु F पर हो, वस्तु को F पर रखेंगे तो पुनः प्रतिबिंब कैसे बनेगा?
मान के चलिए अवतल दर्पण है, ये हमारा अवतल दर्पण हो गया, मुख्य अक्ष हो गया, यहाँ पर मान कर चलिए एफ है और यहाँ पर सी है। वस्तु को हमको एफ पर रखना है। जब वस्तु एफ पर हो, एफ पर हो तो कैसे प्रतिबिंब बनेगा? ये किरण मुख्य अक्ष से समांतर भेज दे रहा है, ये फोकस से लौटेगा, फोकस से लौटा दिए। मुख्य अक्ष से समांतर गया है, फोकस से लौटा दिए। एक हम भेज रहे हैं वक्रता केंद्र से, यहां से किरण भेज रहे हैं, गौर कीजिएगा, एक मिनट। यहां से अगर भेजे तो ध्यान दीजिएगा, आपका पुनः यह जिस रास्ते से जाती है उसी रास्ते लौटती है। ये दो किरण को आगे बढ़ाया जाए तो ये दोनों पैरेलल हो गई, दोनों समांतर हो गई। यदि दोनों समांतर हो गई तो ये किरण जो है आपका जाकर अनंत पर मिलने की संभावना होती है। तो यह जो है आपका प्रतिबिंब जो बनेगा अनंत पर बनेगा। और मुख्य अक्ष की, हमारा मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के नीचे होता जा रहा है, इसका मतलब बहुत बड़ा बनेगा। तो यह जो है वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। तो लिखेंगे, जब वस्तु को लिख देंगे, जब वस्तु को यह पर रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब वास्तविक, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा तथा आवर्धित बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा, बहुत बड़ा बनेगा। ये हमारा हो जाएगा आपका, जब वस्तु को यह पर रखते हैं। किसी को कोई दिक्कत समस्या? चलिए इसको नोट कर लीजिए। एक और हम प्रतिबिंब जानेंगे, एक और अवतल दर्पण पर एक प्रतिबिंब, छठवां जो प्रतिबिंब बनता है हमारा, वह बनता है जब वस्तु को अब एफ से और थोड़ा सा आगे कर रहा है, एफ से थोड़ा सा और आगे कर रहा है, यानी एफ और पी के बीच में। जब वस्तु एफ और पी के बीच, जब वस्तु एफ और पी के बीच हो, जब वस्तु एफ तथा, जब वस्तु एफ तथा पी के बीच स्थित हो, जब वस्तु एफ तथा पी के बीच स्थित हो, तो ये हमारा अवतल दर्पण हुआ। और ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया, यहां पर मानकर चलिए एफ है, यहाँ सी है, वस्तु एफ और पी के बीच में रखना है, यहाँ पर वस्तु रख दे रहा है एफ और पी के बीच में। एफ और पी के बीच में रखेंगे कि एक किरण मुख्य अक्ष से समांतर भेज दे रहा है, या जो है फोकस से लौटा दे रहा है। एक जो है मान के चलिए फोकस है, एक जो है भेज दे रहा है आपका वक्रता केंद्र से। तो वक्रता केंद्र से भेजेंगे तो ये पुनः उसी रास्ते ही लौटेगा। तो अगर देखा जाए तो ये किरण दोनों इधर चौड़ा हो रही है, तो इधर जब चौड़ा होगी तो इधर पतला अवश्य ही होगी। तो अगर इसको इधर मिला दिया जाए, इधर बढ़ा दें, तो इधर बढ़ाएंगे तो यह जो है आपका, ये आपका यहाँ पर बनेगा, यह आपका प्रतिबिंब होगा। यानी अवतल दर्पण में अगर देखा जाए तो मात्र एक ही एक प्रतिबिंब है जो सीधा बनता है और आभासी बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। तो लिखेंगे, जब वस्तु को दर्पण के एफ और पी के बीच में रखते हैं, जब वस्तु को दर्पण के एफ और पी के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब, ध्यान दीजिएगा एक मिनट, जब वस्तु को एफ और पी के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब सीधा, आभासी और वस्तु से बड़ा बनेगा और दर्पण के पीछे बनेगा। नोट कर लीजिए, लिख लीजिएगा, आभासी बना है, सीधा बना है, वस्तु से बड़ा बना है, दर्पण के पीछे बना हुआ है। नोट कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे आपका पुनः उत्तल दर्पण में, ये तो था अवतल दर्पण। अब देखेंगे उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण के सामने पहले देख लीजिए, उत्तल दर्पण, अवतल में 6 प्रतिबिंब बना था, उत्तल दर्पण में मात्र एक प्रतिबिंब बनता है। वस्तु चाहे कहीं पर भी रखा जाए,
उत्तल दर्पण के सामने वस्तु चाहे कहीं पर भी रखेंगे उसका प्रतिबिंब एक ही बनेगा, वो वस्तु से आपका कभी भी आप दर्पण के आपका पीछे बनेगा और जो आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा आपका। चलिए तो देखते हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ये हमारा उत्तल दर्पण है। ये इसका मुख्य अक्ष F हो गया, यहाँ पर C हो गया। वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने मानकर चलिए यहाँ रख दे रहा है, ये भी एक वस्तु है। अब यहाँ से देखा जाए तो ये किरण मुख्य अक्ष से समांतर भेज दे रहा है। जब मुख्य अक्ष से समांतर भेजेंगे तो इधर तो जाएगा नहीं क्योंकि इधर कलई है आपका, तो इधर जो है आपका यह लौटेगा तो पुनः फोकस से ही लौटेगा। तो ये फोकस से, मुख्य अक्ष से समांतर है तो फोकस से ही लौटता है, तो यह फोकस के सामने हम लौटाएंगे, ऐसे लौटेगा। यह जो है मुख्य के समांतर जो भेजे फोकस से लौटा है। एक भेज दे रहा है वक्रता केंद्र से यहाँ से, तो ये किरण ऐसे भेजेंगे और डैश डैश करके अगर देखा जाए तो आभास कराएंगे कहाँ से भेजें, फोकस से, तो पुनः यह इसी रास्ते लौट जाएगा, पुनः इस रास्ते जाएगा फिर उसी रास्ते लौटेगा क्योंकि वक्रता केंद्र से पड़ चुके हैं। अब दोनों किरण यहाँ पर मिली हुई है, इसका मतलब प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा A डैश B डैश। ये प्रतिबिंब है, ध्यान से देखेंगे तो वस्तु से छोटा है, सीधा है और आभासी बना हुआ है दर्पण के पीछे। लिखेंगे जब वस्तु को नहीं, दर्पण के सामने वस्तु को कहीं पर भी रखा जाए उसका प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा और यह प्रतिबिंब दर्पण के पीछे ही होगा। नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद हमारा अगला हेडिंग है आपका यह था अवतल और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। एक जो है हेडिंग हमारा जो है क्योंकि पढ़ाना चाहिए पहले लेकिन छूट गया था, वह जो है प्रकाश के परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन, ध्यान दीजिएगा, प्रकाश के परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यह हेडिंग पहले का ही है लेकिन जो है आपका छूटा हुआ था तो कवर यहाँ हो जा रहा है। प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं? सबसे पहले अगर देखा जाए तो यह कोई परावर्तक पृष्ठ है, यह मानकर चलिए एक परावर्तक पृष्ठ है। इस परावर्तक पृष्ठ यम डैश, यम यानी एक परावर्तक पृष्ठ है, इस पर मानकर चलिए एक हम जो है किरण आपतित करा रहे हैं। यह किरण हो गया हमारा आपतित किरण, जिसको कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण दर्पण से जब परावर्तित होगा, इस परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होगा, इसके बाद यह जो है आपका परावर्तित होगा, तो परावर्तित होगा तो यह जो है ऐसे, या इसको कहते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, यह था आपतित किरण, यह था परावर्तित किरण। इसके बीच में हम अगर एक लंब डाल दें तो इसको कहते हैं अभिलंब, इसको कहते हैं अभिलंब। और अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहा जाता है, जिसको आई कहते हैं। और अभिलंब परावर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहा जाता है, जिसे आपका आर से डिनोट करते हैं। इसको हम कहते हैं आपतन कोण, आपतन कोण। इसको कहते हैं परावर्तन कोण। और यह अभिलंब है। यह है आपका प्रकाश के परावर्तन का डायग्राम, ध्यान से देख लीजिएगा, एक बार देख लीजिए। जो किरण किसी तल पर, जो किरण किसी परावर्तक पृष्ठ पर टकराती है उस किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण का डिफिनेशन लिखना हो तो लिख सकते हैं,
जो किरण, प्रकाश की वह किरण जो किसी परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है या टकराती है, उस किरण को आपतित किरण कहते हैं। परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होने के बाद जब वापस उस माध्यम में लौटती है, उस किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। आप अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहा जाता है। तो यह जो लिख रहे हैं, जिस पृष्ठ पर प्रकाश की किरणें टकराती है उसको जो है परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ, ये हमारा आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन कोण, परावर्तन कोण और अभिलंब की परिभाषा हो गया। अब हमको जानना है प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं। तो जब प्रकाश के परावर्तन, ध्यान देना, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम से टकराती है, प्रकाश की किरण जब एक समान माध्यम से चलकर किसी दूसरे समान माध्यम से टकराती है और टकराने के फलस्वरूप अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है, इस घटना को कहा जाता है प्रकाश के परावर्तन। एक बार और सुन लीजिए, जब प्रकाश की किरण एक समान माध्यम से चलकर किसी दूसरे समान माध्यम से टकराती है और टकराने के फलस्वरूप अपने ही माध्यम में जब वापस लौट जाती है, तो इस घटना को कहा जाता है प्रकाश के परावर्तन। लिखते हैं, प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर, एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम, किसी दूसरे माध्यम, किसी दूसरे माध्यम से टकराती है, दूसरे माध्यम के तल से टकराती है, तल से टकराती है और पहले माध्यम में, और पहले माध्यम में, पहले माध्यम में, पहले माध्यम में अगर देखा जाए, माध्यम में ही निश्चित दिशा में, निश्चित दिशा में, निश्चित दिशा में लौट आती है, लौट आती है, तो उसे लौट आती है, तो इस घटना को, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। एक बार और सुन लीजिए, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम के तल से टकराती है और पहले माध्यम में ही निश्चित दिशा में लौट आती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। या कह सकते हो, जब प्रकाश एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम के तल से टकराती है, टकराने के फलस्वरूप अपने माध्यम में वापस लौट आती है, इस घटना को ही प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। इसके बाद देखिए परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम दिखाई दे रहा है यहाँ पे, चलिए दिखाई दे रहा है। प्रकाश के परावर्तन के नियम, तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला, ये आपतन कोण I, परावर्तन कोण R, ये दोनों आपस में हमेशा बराबर होते हैं। तो पहला लिख सकते हैं, आपतन कोण, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण, तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। अर्थात लिख सकते हैं कोण I बराबर कोण R, ये पहला नियम है हमारा। कोण I और कोण R दोनों आपस में बराबर होते हैं। अभी इसका दूसरा नियम अगर देखा जाए तो यहाँ गौर कीजिएगा, ये आपतित किरण है,
ये परावर्तित किरण है और एक खींचा गया विलंब है। तीनों देखेंगे तो एक ही समतल में स्थित है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में स्थित है, एक ही तल में स्थित है। तो लिख सकते हैं आपका दूसरा, आपतन को आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा खींचा गया विलंब, तथा खींचा गया अभिलंब, खींचा गया विलंब तीनों एक ही समतल में, एक ही तल में या समतल में स्थित होते हैं, स्थित होते हैं। ये हमारा दूसरा नियम है। प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और खींचा गया विलंब तीनों एक ही समतल में स्थित होते हैं। ये हमारे प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा हेडिंग है अगला, दर्पण के लिए आपका एफ और आर में संबंध, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। तो ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा हेडिंग है दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या में संबंध। दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध निकालना है। दर्पण की फोकस दूरी यानी एफ और वक्रता त्रिज्या यानी आर में संबंध निकालना है। इस क्वेश्चन को परीक्षा में ऐसे भी कहता है कि एफ बराबर r/2 का निगमन कीजिए, या जो है कह देता है r बराबर 2f का निगमन कीजिए, बात एक ही हुआ। तो आइए देखते हैं दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध अवतल दर्पण के लिए। अगर देखा जाए सबसे पहले अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए बात करें तो यह हमारा एक अवतल दर्पण है। यहाँ देखिएगा, यह एक अवतल दर्पण है। तो मान के चलिए इसका यह मुख्य अक्ष है, ये P है, यहाँ पर फोकस F है, यहाँ पर वक्रता केंद्र C है। यहाँ पर मानकर चलिए कि यहाँ से एक जो है मुख्य अक्ष के समांतर किरण भेज दे रहा है, एक मुख्य अक्ष के समांतर किरण भेजे हैं। यह जो है आपका जब मुख्य अक्ष के समांतर भेजे तो ये फोकस से ही लौटेगा, लौटा दिए फोकस से, ये किरण फोकस से। इन दोनों के इसको अगर देखा जाए तो प्रकाश के परावर्तन की थोड़ा सा चर्चा में जाओगे तो पता चलेगा कि आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है। इन दोनों के बीच अगर अभिलंब डाल दें, दोनों के बीच अभिलंब डाल दें तो यह हो जाएगा I और यह हो जाएगा R, यानी आपतन कोण और यह परावर्तन कोण, यह हो जाएगा। अर्थात ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण एक मुख्य अक्ष समांतर किरण भेजे है, फोकस से लौट गया, दोनों के बीच एक अभिलंब डाल दिया है, तो दो कोण बना, आपतन कोण और परावर्तन कोण, दोनों आपस में बराबर होते हैं। अब यहाँ से अगर देखा जाए, यहाँ मान लीजिए ये है, यहाँ पर B है और जो है बस आगे देखिए। अगर सबसे पहले देखें तो परावर्तन के नियम में माना वगैरह मान लेंगे, माना एक दर्पण जिस पर एक जो है समांतर किरण, मुख्य अक्ष समांतर किरण भेजा गया है जो परावर्तित होकर आपका F से लौटी है, इनके बीच अभिलंब आपका CB है, जिससे बनने वाला कोण I आपतन कोण और R परावर्तन कोण होगा। आगे देखते हैं। आगे अगर देखा जाए तो यहाँ से समझिएगा थोड़ा सा आपतन कोण,
यह जो आई और आर दोनों बराबर होते हैं तो लिख सकते हैं आपका कोण ए बी सी, कोण ए बी सी अब बराबर कोण हो जाएगा सी बी एफ, सी बी एफ। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ये दोनों बराबर होगा और लिख सकते हो परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। अब देखा जाए तो पुनः आपका ये और ये बराबर हो गया। अब यह अगर ध्यान से देखोगे तो यह एक दो समांतर रेखा, ये दो समांतर रेखा, इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है। ये दो समांतर रेखा है, इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये एकांतर कोण जो होंगे ये भी आपस में बराबर होते हैं। तो यह एक तिर्यक रेखा है, दो समांतर, तो आई जो होगा कोण वो कोण इस कोण के बराबर होगा। यानी लिख सकते हो आपका कोण, कोण लिख सकते ए बी सी, ए बी सी अब बराबर कोण हो जाएगा बी सी एफ, ये वाला कोण है, क्या हो जाएगा कोण बी सी एफ। इसको समीकरण नंबर 2 लिख लो और लिख सकते हैं एकांतर कोण, एकांतर कोण। अब अगर देखा जाए तो इन दोनों को आपका समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से अगर बात करें तो समीकरण 1 तथा 2 से ये दोनों बराबर है तो ये भी दोनों बराबर होंगे। यानी कोण सी बी एफ अब बराबर हो जाएगा कोण बी सी एफ, ये दोनों बराबर होंगे, ये दोनों बराबर तो ये भी दोनों बराबर होंगे। अब थोड़ा गौर कीजिएगा, कोण सी बी एफ, सी बी एफ ये वाला कोण और पुनः बी सी एफ, बी सी एफ ये वाला कोण, यानी ये कोण और ये कोण बराबर हो गए। तो ये कोण दोनों बराबर है तो यह एक ट्रायंगल है, यह एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज में देखा जाए तो दो कोण बराबर है तो उसके सामने की दो भुजा भी आपस में बराबर होगी। तो लिख सकते हो त्रिभुज, त्रिभुज बी सी एफ, त्रिभुज बी सी एफ एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। दो कोण बराबर है तो दो भुजा बराबर होंगे, बराबर होंगे तो समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो समद्विबाहु तो यह इस कोण के सामने की भुजा ये वाला हो रहा है और इस कोण के सामने की भुजा ये वाला हो रहा है, ये दोनों बराबर होंगे अर्थात समद्विबाहु त्रिभुज है। तो लिख सकते हो सी एफ अब बराबर लिख सकते हो एफ बी, एफ बी, सी एफ और एफ बी, सी एफ जितना होगा उतना ही एफ बी होगा। अब थोड़ा सा गौर कीजिए, यदि दर्पण का द्वारक अत्यंत छोटा हो, दर्पण का ये द्वारक अत्यंत छोटा हो, छोटा होने का मतलब ये बी बिंदु पी पर हो, बी बिंदु पी पर हो, तो इस स्थिति में अगर देखा जाए तो जितना बड़ा एफ बी होगा उतना ही बड़ा एफ पी होगा, होगा कि नहीं होगा? अरे भाई जब ये बिंदु यहां पर होगा तो जितना ये होगा वही ना ये होगा। तो लिख सकते हैं यदि, यदि दर्पण का द्वारक, यदि दर्पण का द्वारक अत्यंत छोटा हो, अत्यंत छोटा हो तो, अत्यंत छोटा हो तो लिख सकते हैं दर्पण का द्वारक अत्यंत छोटा हो तो आपका एफ पी, एफ लिख सकते हैं एफ पी, एफ पी बराबर हो जाएगा एफ बी या एफ पी एफ बी के बराबर होगा। तो यह जो है अगर एफ पी होगा एफ बी के बराबर तो यहाँ पर अगर गौर करें तो यहाँ देखिएगा थोड़ा सा, यहाँ देख लीजिए अब, तो यहाँ हम लिखे हैं सी एफ, सी एफ बराबर एफ बी, तो एफ बी हटाकर एफ पी लिख सकते हैं, एफ पी। एफ पी लिख सकते हैं। अब दोनों पक्षों में एफ पी जोड़ दे रहा है, दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में एफ पी जोड़ने पर, एफ पी अगर दोनों पक्ष में जोड़ दे तो ये लिख सकते हो सी एफ प्लस सी एफ पी अब बराबर एफ पी प्लस सी एफ पी। इसको देखें तो एक बार उतार ले रहा है सी एफ प्लस सी एफ पी अब बराबर एफ पी मिलकर लिख सकते हैं 2 एफ पी, देखा जा सकता है। यहां से अगर देखा जाए तो सी एफ का मान सी से एफ, सी एफ प्लस एफ पी
यानी इसका मतलब C से लेकर P की दूरी, ध्यान दीजिए, C ऑफ ए वाला और एफ P ए वाला, ये दोनों मिलकर यहां से यहां तक होगी, जिसको हम कहते हैं क्या, R। C से P के बीच की दूरी को R कहते हैं। तो इन दोनों पे जब हम लिख सकते हैं R, अब बराबर 2 लिख सकते हैं, और एफ और P, एफ और P के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, स्मॉल एफ कहते हैं। तो ये स्मॉल एफ हो जाएगा, या यहाँ से एफ बराबर लिख दें तो एफ बराबर हो जाएगा R अब बटे 2। यह है हमारा दर्पण की फोकस दूरी यानी एफ और वक्रता त्रिज्या R में संबंध हो गया। कोई दिक्कत, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा हेडिंग है दर्पण के उपयोग जानेंगे। क्योंकि अब हम दर्पण के सबसे पहले उपयोग देख लेते हैं, उसके बाद पुनः जो अगला हेडिंग जो भी हो, तो चलिए देखते हैं दर्पण के उपयोग। आगे बढ़े, जानेंगे दर्पण का उपयोग। दर्पण का उपयोग, दर्पण का उपयोग सबसे पहला अवतल दर्पण का उपयोग जानेंगे। अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण का उपयोग हम सबसे पहले अगर देखा जाए तो जो हजाम होते हैं, नाई जो होते हैं, वो जो आपका हजामत बनाते हैं, तो वह जो दर्पण लगा होता है अवतल ही दर्पण है। तो पहला तो दर्पण हम लिख सकते हैं नाई द्वारा, नाई द्वारा हजामत बनाने में, हजामत बनाने में, नाई द्वारा हजामत बनाना, या लिख सकते हो हजाम द्वारा दाल बाड़ी इत्यादि को बनाने में, पहला। दूसरा उपयोग हमारा है जो डॉक्टर होते हैं वो गला या कान, नाक के आंतरिक भाव को जांच करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो लिखेंगे डॉक्टर द्वारा गला, नाक, कान इत्यादि के आंतरिक भागों को इत्यादि के आंतरिक भागों को जांच करने में यह प्रयोग किया जाता है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो इसका प्रयोग आपका सूक्ष्मदर्शी में भी होता है, दूरदर्शी में भी होता है। तो लिख सकते हैं इसका उपयोग, अगला चाहे तो लिख भी सकते हैं आपका अवतल दर्पण का उपयोग जो होता है वह जो है आपका सूक्ष्मदर्शी में, तीसरा लिख सकते हो सूक्ष्मदर्शी में, अगला चाहो तो लिख सकते हो दूरदर्शी में, खगोलीय दूरदर्शी में इसका यूज किया जाता है। खगोलीय दूरदर्शी में, खगोलीय दूरदर्शी में, और जो है इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो मोटर कार जो होता है उसके जो है जो मोटर कार या रेल के इंजन होते हैं उसमें भी प्रयोग किया जाता है। मोटर कार तथा रेल के इंजन में, मोटर कार और जो है रेल के इंजन में इत्यादि आपका जो है जगह इसका प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। अब है उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग भी, उत्तल दर्पण का उपयोग मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो जितने भी वाहन होते हैं, वाहन के जो चालक होते हैं, ड्राइवर होते हैं, उसके सीट के बगल में जो दर्पण लगा होता है जिसे पीछे देखा जाता है
बहुत लोग सोचते हैं कि आपका शीशा इसलिए मोटरसाइकिल में नया नया जो मोटरसाइकिल बाइक चलाने वाले होते हैं वो सोचते हैं शीशा इसलिए लगा है ताकि अपना जो है शकल देखें, चेहरा देखें, लेकिन ऐसी बात नहीं है। वह जो है दर्पण कुछ ना कुछ कारण है लगाने के पीछे, अर्थात उससे हम साइड देखते हैं, पीछे जो है से सवारी आ रहा है, कितना स्पीड में कौन सी गाड़ी आ रही है देखने के लिए हम प्रयोग करते हैं। तो इसका उत्तल दर्पण का उपयोग सबसे पहला लिख सकते हो कि उत्तल दर्पण का उपयोग लिख सकते हो आपका ड्राइवर के सीट के बगल में साइड मिरर के रूप में, साइड मिरर के रूप में हम यूज करते हैं। और उसके साथ साथ दूसरा अगर देखा जाए तो सड़क किनारे जो लैंप लगा होता है, सड़क के किनारे लगे लैंपों में हम जो यूज करते हैं आपका उत्तल दर्पण का प्रयोग उपयोग करते हैं। चलिए इसको पोज करके लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आज का लेक्चर यहीं तक रहने देते हैं और जो पुनः हम अगले लेक्चर में मिलेंगे। इसी के अगले पार्ट में यानी जो है प्रकाशिकी के तीसरे पार्ट में जो बचा हुआ है प्रकाश के परावर्तन संबंधी, दर्पण संबंधी 1-2 और रेटिंग बचा हुआ है जो तीसरे पार्ट में हम लोग कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।